इतिहास में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि चेतावनियां होती हैं। आज हम एक ऐसे ही अध्याय को खोल रहे हैं। जर्मनी में नात्सीवाद का उदय। ये सिर्फ कुछ तारीखों और घटनाओं की बात नहीं है, बल्कि ये कहानी है निराशा की, अपमान की और एक ऐसे खतरनाक वादे की जिसने एक पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस बड़ी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से कमरे से। एक परिवार की कहानी, जहां एक बच्चे ने कुछ ऐसा सुना जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी हमें उस दौर के डर को महसूस करने में मदद करेगी। जरा सोचिए, साल 1945 की बसंत का मौसम है। दूसरा विश्व युद्ध अब अपने अंत पर है। 11 साल का हेलमुट अपने बिस्तर में है, पर उसे नींद नहीं आ रही। उसे अपने माता पिता की धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और उन आवाज़ों में एक ऐसा डर है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और फिर उसने अपने पिता को एक ऐसा सवाल पूछते हुए सुना जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। वो अपनी पत्नी से पूछ रहे थे, क्या मुझे पूरे परिवार को मार देना चाहिए या सिर्फ खुद को? कोई भी पिता जो अपने परिवार का रक्षक होता है, वो ऐसी भयानक बात सोचेगा भी क्यों? आखिर ऐसा कौन सा डर था जिसने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? इसी सवाल का जवाब हमें नाज़ी जर्मनी के उस स्याह सच तक ले जाएगा। जवाब ये था कि हेलमुट के पिता एक कट्टर नाज़ी थे, एडोल्फ हिटलर के लाखों समर्थकों में से एक, जो उसे अपना सब कुछ मानते थे। और अब जब हिटलर का साम्राज्य ढह रहा था, तो उनके जैसे लोगों का भविष्य भी अंधेरे में डूबता जा रहा था। देखिए, मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। अंत नजदीक देखकर हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोएबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी। तो हेलमुट के पिता जैसे लाखों नात्सियों के लिए उनके लीडर का अंत उनकी अपनी दुनिया का अंत था। उन्हें डर था कि अब मित्र राष्ट्र उनके साथ ठीक वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने दूसरों के साथ किया था। लेकिन ये डर ये रातों रात पैदा नहीं हुआ था। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, और इन जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पहले विश्व युद्ध के अंत में, जहां हार और अपमान ने एक ऐसी आग को जन्म दिया था जो आगे चलकर पूरे जर्मनी को जलाने वाली थी। तो हुआ ये कि पहले विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी का शाही शासन खत्म हो गया। सम्राट को देश छोड़कर भागना पड़ा। इस खालीपन को भरने के लिए जर्मनी की पॉलिटिकल पार्टियों ने वाइमार नाम के शहर में एक नया लोकतांत्रिक संविधान बनाया, और यहीं से जन्म हुआ वाइमार रिपब्लिक का, जर्मनी के पहले लोकतंत्र का। पर एक दिक्कत थी, ये नया गणराज्य अपने ही देश के बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी वर्साई की शांति संधि। जीतने वाले देशों ने जर्मनी पर बहुत ही ज्यादा कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी थीं। ये शर्तें वाकई बहुत अपमानजनक थीं। जर्मनी के सारे विदेशी उपनिवेश छिन गए, उसकी खुद की 13% जमीन चली गई, उसके 75% लोहे और 26% कोयले के भंडार जो उसकी इंडस्ट्री की जान थे, वो भी ले लिए गए। उसकी सेना को लगभग खत्म कर दिया गया, और इन सबके ऊपर युद्ध का सारा दोष उस पर डालकर 6 अरब पाउंड का भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया गया। ये नक्शा असल में दिखाता है कि जर्मनी से क्या क्या छीना गया था। ये जो रंगीन हिस्से हैं, ये वो सारे इलाके हैं जो उससे ले लिए गए। ये सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं था, ये जर्मन लोगों के आत्मसम्मान पर एक बहुत गहरा घाव था, एक ऐसा घाव जो कई सालों तक रिश्ता रहा। और नतीजा क्या हुआ? बहुत से जर्मनों ने इस हार और अपमान के लिए पुराने साम्राज्य को नहीं, बल्कि इस नई नवेली वाइमर रिपब्लिक को ही जिम्मेदार ठहराया। मतलब सरकार अपने ही लोगों की नज़रों में मुजरिम बन गई थी। राजनीतिक अपमान तो था ही, पर इसके साथ साथ जर्मनी को एक के बाद एक आर्थिक संकटों ने भी जकड़ लिया। इन संकटों ने वाइमर रिपब्लिक की नींव को पूरी तरह हिला दिया, और एक ऐसे मसीहा के लिए मंच तैयार कर दिया जो इन सभी समस्याओं को हल करने का वादा करने वाला था। तो जर्मनी को युद्ध का हर्जाना सोने में चुकाना था, पर उसके सोने के भंडार खत्म हो रहे थे। 1923 में उसने पैसे देने से मना कर दिया। जवाब में फ्रांस ने उसके औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने विरोध में अंधाधुंध कागजी नोट छापना शुरू कर दिया, और इसका नतीजा अति मुद्रास्फीति, यानी एक ऐसी हालत जब पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाए। पैसे की कीमत इतनी तेजी से गिरी कि यकीन करना मुश्किल है। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क थी। अगस्त तक ये 46 लाख से ज्यादा हो गई, और दिसंबर आते आते करीब 9 करोड़ 88 लाख मार्क, मतलब खरबों मार्क की कीमत $1 के बराबर हो गई थी।
इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि लोगों की जिंदगी भर की बचत रातों रात जीरो हो गई। कीमतें इतनी बढ़ गईं कि एक ब्रेड खरीदने के लिए भी लोगों को ठेले में नोट भर के ले जाना पड़ रहा था। ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था, ये एक सामाजिक अपमान था। अमेरिकी कर्जों की मदद से 1924 से 1928 के बीच हालात कुछ सुधरे जरूर, लेकिन ये सब ताश के पत्तों का महल था। 1929 में जैसे ही अमेरिका का वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार गिरा, जर्मनी को मिल रही सारी मदद रातों रात बंद हो गई और यहीं से शुरू हुई वो भयानक आर्थिक महामंदी। इस वैश्विक मंदी की सबसे बुरी मार जर्मनी पर पड़ी। कारखाने बंद हो गए, एक्सपोर्ट ठप हो गया, किसान बर्बाद हो गए और 1932 तक जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या 60 लाख के डरावने आंकड़े तक पहुंच गई। मतलब हर 3 में से एक काम करने वाला इंसान बेरोजगार था। जर्मनी की सड़कों पर बस निराशा ही निराशा थी। लोग गले में तख्तियां डालकर घूमते थे जिन पर लिखा होता था, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। इन तस्वीरों में उस दौर की गरीबी और लाचारी साफ झलकती है। लोगों का भविष्य अंधकार में था और वे किसी भी ऐसे इंसान पर यकीन करने को तैयार थे जो उन्हें उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी दिखा दे। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, ये समझने के लिए कि कैसे हिटलर और नाज़ियों ने समाज की इसी हताशा का फायदा उठाया। इस नाउम्मीदी के माहौल में नाज़ी पार्टी ने अपना सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल किया, प्रोपेगेंडा। पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों के जरिए उन्होंने लोगों की भावनाओं को भड़काया और उन्हें एक झूठा सपना बेचा। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। उसने राजनीति को एक तमाशे में बदल दिया। वो जानता था कि बड़ी बड़ी रैलियां, स्वास्तिक वाले लाल झंडे और तालियों की गड़गड़ाहट लोगों पर क्या असर डालती है। उसने जर्मन लोगों के गुस्से और उनकी निराशा को अपनी ताकत बना लिया। न्यूरेमबर्ग जैसी जगहों पर नाज़ियों ने विशाल रैलियां की। ये सिर्फ पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं थीं, ये ताकत और एकता का एक सोचा समझा प्रदर्शन था। हजारों लोगों को एक साथ एक ही ताल में देखना, एक ही नारे लगाना, ये लोगों को एक बड़े और शक्तिशाली आंदोलन का हिस्सा होने का एहसास कराता था। और इसी तरह हम वापस हेलमट के पिता की कहानी पर पहुंचते हैं। वो और उनके जैसे लाखों जर्मन एक ऐसे लीडर के पीछे चल पड़े जिसने उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने, देश में स्थिरता लाने और एक शानदार भविष्य बनाने का वादा किया। उनकी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। जब समाज पूरी तरह से निराश हो तो एक वादा आखिर कितना शक्तिशाली हो सकता है।